हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन. योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लाइक हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट. वन ऑफ द हियर इज हीटिंग इफेक्ट. क्यों होता है, इसका कारण जान लेते हैं. आपको पोटेंशियल डिफरेंस में जो सिखाया गया था वो याद होना चाहिए, तब जा कर के बात समझ में आएगी. दैट टाइम आपको बैटरी के बारे में भी बताया गया था. क्या बताया गया था कि बैटरी के अंदर यहाँ पे जो अगर कोई चार्ज है तो ऐसा नहीं होता है कि चार्ज न बताए तो पॉजिटिव ही मानते हैं कि वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. नो, इनसाइड बैटरी नॉट लाइक दैट. बैटरी के अंदर आपको कोई एक इमेजिनरी पर्सन एज्यूम करना होता है जो चार्ज को माइनस से प्लस की तरफ चार्ज अपने आप तो जाएगा नहीं, लेकिन जो इमेजिनरी पर्सन है इनसाइड द बैटरी चार्ज को प्लस की तरफ अगेंस्ट द रिपल्शन ले जाता है. इस प्रक्रिया में कुछ वर्क करना होता है. वो वर्क होता है Q इंटू वी के बराबर. इसे ही आप वर्क डन बाय बैटरी कहते हैं, राइट. तो मतलब अगर आपने दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क किया है तो जो चार्ज है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाएगा. फिर यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने ले जाने में कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्क नहीं करना होता है. मतलब ये वाला पॉइंट एक ही है, कोई अंतर नहीं है. ऐसे ही ये माइनस है, दोनों एक ही हैं. चार्ज यहाँ पर आ गया है या यूँ कह लो यहाँ पर आ गया है. अब वायर के अंदर चार्ज को प्लस से माइनस की तरफ जाना है. यहाँ पर चार्ज अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ज होता है न बताया जाए तो पॉजिटिव ही मानेंगे, नेगेटिव के द्वारा अट्रैक्ट होता है. तो यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और वायर के दूसरे एंड पर पहुँच जाएगा. फिर आपको याद आना चाहिए लिटिल बिट अबाउट कोलिजन थ्योरी. उसमें आपको ऐसा बताया गया कि इसके अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम समझते हैं. मोशन का जो नाम होता है उसे हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं. हम लोगों ने ड्रिफ्टिंग का भी आइडिया लिया था, जो अगर आपको याद हो दैट टाइम मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी टिपिकल इंडियन सिनेमा की. हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलन होता है. हीरो हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट होता है, विलन जाने से रोकता है, कोलिजन होता है. पॉइंट शुड बी नोटेड, कोलिजन होता है. तो यहाँ जब चार्ज आगे जाएगा तो उसका कोलिजन होगा. ये जो कोलिजन होगा उससे क्या होगा, चार्ज में जो एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस माइनस जनरेट हुई है कोलिजन में लॉस हो जाएगी. फिर अंदर जो चार्ज था माइनस से अट्रैक्ट होता रहेगा, उठ खड़ा होएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आगे चल पड़ेगा, फिर उसमें एनर्जी जनरेट होगी और फिर थोड़ी देर बाद कोलाइड कर जाएगा, फिर एनर्जी लॉस हो जाएगी. सोचिए उस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था. बच्चे ने ही हमसे एक बार पूछा था कि सर इस वायर में रेजिस्टेंस ना होता तो क्या होता. तो यहाँ से जो चार्ज चलता जब माइनस की तरफ पहुँचता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती. कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती, जितना बैटरी ने वर्क किया है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ जाती. इस कहानी को मैंने एनालॉजी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था कि अगर एक मीनार है और हम यहाँ पर एक मोटर लगा दें तो ये मोटर क्या करती है, पानी को ऊपर ले जाती है. ये काम यहाँ पर बैटरी द्वारा किया जा रहा है, बैटरी के मोटिव फोर्स द्वारा किया जा रहा है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द्वारा किया जा रहा है. बैटरी ने चार्ज को
या पानी को माइनस से प्लस पहुंचा दिया। फिर इसके बाद जब टंकी में पानी भरा है, ये टंकी है, इसमें पानी भरा है, आपने क्या किया, यहाँ नीचे टोटी खोल दी। तो क्या पानी को बुलाना पड़ता है? पानी इस पाइप के थ्रू अपने आप ही चला आता है। माइनस से प्लस की तरफ, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ ले जाने में हमें वर्क करना पड़ता है, लेकिन प्लस से माइनस आने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आ जाता है ये वाटर। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाती है। वही यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी पाइप में जो अगर चार्ज फ्लो करेगा तो गेन हो जाएगी। लेकिन असली पिक्चर क्या है कि अंदर जो चार्ज का फ्लो होता है वो एक बराबर नहीं होता है, ड्रिफ्टिंग होती है, कोलिजन होता है। उसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो पाती है। तो क्या आप बता पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो पाती है तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर जाती कहाँ है? बैटरी तो लगातार इतने अमाउंट का वर्क किए जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ गेन हो जाती तो ठीक है, लेकिन हो नहीं पा रही है, तो एनर्जी जा कहाँ रही है? कोलिजन में हमने अभी आपको बताया एनर्जी लॉस होती जाती है। दैट मच अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो गेन होनी चाहिए ड्यू टू कोलिजन गेन नहीं हो पाएगी और वो कोलिजन में लॉस हो जाएगी। मान लिया मैंने कोलिजन में लॉस हो गई, तो फिर कहाँ गई? वो आपको अगर याद हो तो ऐसा था कि इसके अंदर जो एनायन थे वो एनायन कोलिजन हो जाने के बाद बड़ा बड़ा ऑसिलेट करेंगे। पहले छोटा छोटा कर रहे थे, जो अगर एक इलेक्ट्रॉन आया और इससे टकरा गया भन्न से, तो यहाँ पर इसका जो ऑसिलेशन होगा बड़े बड़े एम्पलीट्यूड का होगा। ध्यान दीजिए, इसके जो आयंस हैं वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो इमोबाइल हैं, वो अपनी ही जगह पे फिक्स हैं, बट वाइब्रेट कर सकते हैं। एंड कोलिजन की वजह से उनमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो राइज हो जाएगी। कितनी? इतनी ही राइज हो जाएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जानी थी या जितना बैटरी ने वर्क किया। अब सॉलिड बॉडी के बारे में आप थोड़ा स्ट्रक्चर अगर जानते हो तो होता क्या है कि अंदर आपके जो मॉलिक्यूल या एटम या आयन होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उसको ही उसकी इंटरनल एनर्जी कहा जाता है, जो कि फ़िलहाल कोलिजन के हो जाने से बढ़ गई है या वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई है या एम्पलीट्यूड बढ़ गए हैं या वाइब्रेशन बढ़ गया है, जो भी आप कहना चाहें। अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है या सराउंडिंग की जो इंटरनल एनर्जी है वो तो बढ़ी नहीं है, वहाँ तो कोई कोलिजन हुआ नहीं है, तो यहाँ अंदरूनी हिसाब से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, कोलिजन की वजह से बढ़ती जा रही है, और बाहर का जो इंटरनल एनर्जी है वो कम है। अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया है, बाहर का टेम्परेचर कम है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यही अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ है पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी नोन एज हीट। इतनी रिगरस बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही डीप में जाकर एक्सप्लेन किया है, जिससे इंटरनल एनर्जी और हीट में भी कुछ अंतर क्लियर हो रहा होता है बच्चों को, बट वो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप समरी पे आ जाइए, इतना डिटेल में ना जाइए, थोड़ा लेसर डिटेल में आ जाइए कि जो बैटरी वर्क करती है वो काइनेटिक एनर्जी गेन होना था, लेकिन कोलिजन की वजह से नहीं हो पाया और बदले में हीट जनरेट हो गई। आई होप हीटिंग होने का कारण समझ में आया। या आपने देखा भी होगा आपके घरों में जो वायरिंग होती है, जब बहुत लंबे समय तक उसमें अगर करंट दौड़ती रहे तो वो गर्म हो जाते हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट पर आधारित बहुत सारे अप्लाइंसेस भी होते हैं, जैसे सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए गीज़र यूज़ करते हो आप, वो हीट क्यों होता है?
क्योंकि उसमें करंट पास होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस करने के लिए जो कपड़ा आप यूज़ करते हो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ करंट पास होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मैंने रीज़न भी बताया, मैंने डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन क्या है? व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ वायर, heat will be generated. This effect is known as heating effect of current. And what is the reason behind that? Reason is जो वर्क होता है बैटरी के द्वारा वो काइनेटिक एनर्जी का गेन हो जाना था, जो नहीं हो पाया, कोलिजन में लॉस हो गया, वही हीट में अपीयर हो गया। सो वी कैन से इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी इन टोटल कंजर्व रहती है, उसकी शक्ल बदल जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पे वर्क था, फिर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म लेनी थी उसे, कोलिजन की वजह से नहीं ले पाई, हीट की शक्ल में वो बाहरी लोगों को दिखाई देती है। आई होप आपको डेफिनेशन विद रीज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हीट जनरेट होगी ये होगी कितनी। अभी तो मैंने बताया Q इंटू वी, यही है जो है, यही बैटरी के द्वारा किया गया वर्क है, यही काइनेटिक एनर्जी में हो जाने वाला गेन था, और यही कोलिजन में हो जाने वाली एनर्जी लॉस है, यही इंटरनल एनर्जी का गेन है, यही हीट है। तो ये अल्टीमेटली हीटिंग अमाउंट है, जितना हीट जनरेट हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको करंट गिवन रहता है, चार्ज गिवन नहीं रहता है। तो फिर हमें करंट की डेफिनेशन समझनी होगी। ये होता है क्यू बाई टी। यहाँ से हम कह सकते हैं टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, दैट विल बी आई इंटू टी, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, दैट विल बी क्यू। सो इन प्लेस ऑफ क्यू we can write IT. We can write IT. Finally, the formula for H will be VIT. VIT does not mean Wilhar Institute of Technology. It means voltage, current and time. Now, from here we can realize कि हीटिंग कितनी होगी ये टाइम पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम V और I को फिक्स कर दें, कैसे? बैटरी ये चेंज ना करें, वायर ये भी चेंज ना करें, बस ऐसे ही देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहिए। टाइम जितना ज़्यादा हो जाएगा, हीट अमाउंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। सो वी कैन से H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वही यहाँ लिखा है। आगे भी आप देखोगे, चाहे आप इस फॉर्मूले की शक्ल बदल दो तो कोई बात नहीं, H प्रोपोर्शनल टू T ये नहीं बिगड़ेगा। और एंड ये ऑब्वियस भी है कि भाई कितनी हीट यहाँ पे जनरेट है, ये तो तब पता चलेगा ना कि टाइम ड्यूरेशन कितना है। इसीलिए पानी जब हम गीज़र में गर्म करते हैं तो ज़्यादा देर में गर्म ज़्यादा हो जाता है, कम देर में गर्म कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम में ज़्यादा अमाउंट की हीट जनरेट हो जाती है और पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है। एनीवे, हम आगे इस फॉर्मूले की शक्ल बदल देंगे, दो और फॉर्मूले आ जाएंगे, मतलब एक ये दो और, कुल मिला के टोटल H के लिए 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। हमको वो तीनों ही याद करने हैं। देखते हैं किस प्रकार से। VIT फार्मूला जो हमने बनाया उसे लिखा, और हम अब इसकी शक्ल बदलेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आप कहते हो V बराबर IR होता है, ठीक बात है। तो I कहा जा सकता है कि ये V बाई R होता है। तो VIT वाले फार्मूले में हम V का वैल्यू रख सकते हैं IR, ऐसा करेंगे तो एक नया फार्मूला आएगा। और इसी VIT वाले फार्मूले में I की वैल्यू रख सकते हैं V बाई R, ऐसा करेंगे तो एक और फार्मूला आएगा। देख लीजिए, हमने ऐसा ही किया है, V की जगह IR रख दिया है, तो ये फार्मूला जो आया है दैट इज I² RT। याद करना है आपको इसे। नाउ I की जगह पे
अगर हम v बाई आर रख दें तो v इंटू वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, दैट विल बी अनदर फार्मूला फॉर हीटिंग। तो कुल मिला करके हीट के लिए 3 फार्मूले हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आपको तीनों ही याद करने हैं। आई होप आपने याद कर लिया होगा, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो याद होता जाएगा। अब आप इन तीनों में कोई भी फार्मूला देख लो, वो बात नहीं बिगड़ेगी जो हमने थोड़ी देर पहले कही थी। क्या कि फॉर ऑल केसेस h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, फॉर ऑल केसेस h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि h टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे फार्मूले की कोई भी शक्ल क्यों ना हो। इसीलिए हम अभी इन्हीं 3 फार्मूले को दोबारा से लिखेंगे, जहाँ पर ये जो t है यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बिकम पावर। थोड़ी देर में आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो जितना मैं आपको बताया हूँ उतने पर ही अप्रोच करनी है। क्वेश्चन नहीं हुए हैं बहुत देर से, उसको करना है, शायद क्वेश्चन ही होगा। बोला गया है अक्रॉस अ रजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं बताया है, कोई बात नहीं। तो बताया है 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, I की वैल्यू 2 है एंड V की वैल्यू 10 है। जो वायर है उसमें जो बैटरी लगाई है वो 10 वोल्ट की है, करंट जो दौड़ गई है वो है 2 एम्पियर की। बताना है हीट कितनी जनरेट होगी, नहीं बता सकते। हीट डिपेंड करता है कितने टाइम में पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो पूछा है, बताया है 10 सेकंड में बताओ हीट कितनी जनरेट होगी, यानी T, ये गिवन हो गया। नाउ 3 लोग हैं V, I और T। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें आप, V I T, वैल्यू पुट कर लें 10 इंटू 2 एंड देन 10, इट विल बी 200। नाउ थिंक अबाउट यूनिट, what will be the unit of this H? H is, as you remember, it is a kind of work, it is kind of kinetic energy. These are secondary। सबसे पहला तो ये एक प्रकार का एनर्जी है। बहुत समय पहले लोगों को नहीं पता था कि हीट क्या है, लेकिन फिर पता चल गया हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी की जो यूनिट होती है वही लिखना होगा। क्या होती है ये याद होगा आपको, जूल। यही आंसर है 200 जूल। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक्रॉस अ रजिस्टर। इस बार ये जो रजिस्टर है, ये जो वायर है, इसका रेजिस्टेंस बता दिया है और इसमें जो बैटरी लगाई है वो भी बता दी है। वो आपकी है 10 वोल्ट की एंड टाइम ये है 10 सेकंड। कह रहे हैं हीट बताओ कितना होगा। थिंक अबाउट व्हाट फार्मूला वी कैन यूज। हियर वी हैव V, R and T। V, then R, then T। Formula that will be V square by R into T। V here is 10, R here is 5, T here is 10. So answer again will be same. Now I think we have one more question in this pattern. Again we have resistance same 5 ohm, but this time applied voltage not given. It is given 2 ampere of the current is flowing in this। बैटरी नहीं बताया है कितना है, V मान लेते हैं। तो हीट बताना है कितना जनरेट होगा। थिंक अबाउट द फार्मूला। वी हैव I, R एंड T, 3 लोग गिवन है। फार्मूला होगा
आई स्क्वायर आर टी, आई टू स्क्वायर ऑफ दैट आर 5 टी 10. I think again answer will be same. Actually you are not able to realize, I mean you are not realizing here, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 200 जूल ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। उसका कारण ये है कि मैं अपने दिमाग में कुछ गणित लेकर के चल रहा हूँ और एक ही क्वेश्चन है, उसी को मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बस पूछने के तरीके बदल दे रहा हूँ, इसीलिए आंसर सेम आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है, करंट 2 एम्पेयर दिया है। क्या आप V नहीं निकाल सकते हैं? देख लो V कैसे निकलेगा। I इंटू आर लगा दो, 2 गुणे 5 10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा तो नहीं गया था, बट आप चाहो तो निकाल सकते हो कि V विल बी 10 वोल्ट। V 10 R 5, देखिए पुराना क्वेश्चन, V 10 R 5। तो यहाँ पर और जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, तीनों में ही कोई अंतर नहीं है, बस हमने पैरामीटर्स जो हैं वो बदल दिए हैं। मतलब आप स्क्रीन में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप V निकाल लेते तो 10 आ जाता, फिर आप वैसे करते जैसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, आंसर वही आता, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये धारणा ला सकते हैं कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आपका ज़रूर आएगा इन ऑल केसेस। और कोई भी फार्मूला जो 3 मैंने आपको लिखा है, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, कोई प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं है, कहीं कुछ भी लगा दोगे आंसर आएगा। माइट भी स्टेप्स पड़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप पहली दफ़ा जो फार्मूला लगाओगे वो बिल्कुल सही होगा। एंड बिगिनर अगर होंगे तो स्टेप्स बढ़ सकते हैं, स्टिल आंसर आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में क्या अंतर है कि वही रेजिस्टेंस दिया है R, करंट I दिया है, R दिया है और T दिया है। पूछ रहे हैं हीट बताइए, बस एक अंतर आया है, नोटिस करो, हीट नॉट इन जूल, हीट पूछा है इन्होंने कैलोरी में। तो बस थोड़ी सी एडिशनल जानकारी और होनी चाहिए कि अगर हमें हीट जूल में पता है तो कैलोरी में कैसे निकालें, क्योंकि जूल में अभी अभी आपने ऊपर निकाली थी। जब आप फार्मूला लगाए थे, यहाँ पे I2 रखे थे, R5 रखे थे, T10 रखे थे, 200 आया था, 200 वाट जूल, 200 हेयर यूनिट इज़ व्हाट, यूनिट इज़ जूल। बट यहाँ पे पूछा है इन्होंने कैलोरी में, जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। कैसे करते हैं? फॉर्मूला यूज़ करना है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ये 4.186 होता है, लेकिन हम लोग इतनी प्रिसाइज बात नहीं करेंगे, लगभग में काम चला लेंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो मतलब अगर हमें हीट कैलोरी में नोन है तो जूल में निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे पता है कि हीट 2 कैलोरी है तो इसी में 2 से गुणा कर देना। लेकिन अगर हमें जूल में पता हो तो उल्टा चलेंगे, 4.2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 1 जूल 1/4.2 कैलोरी के बराबर है, और अगर हम इसमें 200 से गुणा कर दें, व्हाट हैपन, 200 जूल बिकम 200 डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई it will come out to be 48 calorie. Quite easy. Now इस कहानी को स्टैंडर्ड रिजल्ट बना करके किताबों में लिखा होता है, आपको भी याद रखना है इसे। व्हाट इज़ दैट? H इज़ I स्क्वायर RT, सही है, गलत नहीं है। H
का जो फॉर्मूला है I²RT, सही है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे करोगे तो जूल में आएगा। कैलोरी में निकालने के लिए देखिए हुआ क्या है, कैलकुलेशन में स्टेप्स देखिए। अल्टीमेटली 4.2 से डिवाइड हुआ है, तो I²RT में 4.2 से डिवाइड किया तो जो H आएगा विल बी इन कैलोरी। एंड 4.2 यहाँ पे 1 मान लें तो 1/4.2, जो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ये उल्टा हो जाएगा, 4 और 2 अलट पलट जाएगा, 2 4 हो जाएगा। 0.24 I²RT ऑल्सो कैन बी यूज फॉर हीट इफ इन कैलोरी। नाउ we have another heading which is a kind of time pass, but एग्ज़ाम में आती है इसलिए हमें टाइम पास करना है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए जो होता है ये आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर सिखा दिया है, तो फिर ये टाइम पास क्यों हो रहा है, दोबारा क्यों किया जा रहा है। जूल नाम के ये जो वैज्ञानिक हैं, जब ज़्यादा जानकारी नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के बारे में, दैट टाइम उन्होंने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये सब कुछ कंक्लूड कर लिया था। दिस टाइम तो ये सब जो आप यहाँ लिख रहे हो पूरा डेरिवेशन हुआ है, W = QV से आपने बेसिकली कहानी स्टार्ट करी थी। बट जूल के टाइम पे जब ये उन्होंने ये सब बनाया, ये सब डेरिवेशन अवेलेबल नहीं थे, थ्योरीज प्रॉपर बिल्ड नहीं थी, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही उन्होंने ये पूरी कहानी कंक्लूड करी थी। सोचो एक्सपेरिमेंट कैसे किए होंगे। पहले ये देखो क्या लिखा है, जूल फाउंड व्हेन करंट पासेस थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूसेस हीट। जूल ने क्या देखा कि वायर में करंट पास हो तो हीट जनरेट होती है, ये हम भी आज भी देखते हैं। तो इसी हीट को निकालने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और 3 कंक्लूजन बताए। भाई H = I²RT, जो इन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट में पाया तो 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार H और I को रिलेट करने के लिए, फिर H को R से, फिर H को T से। वायर है, इसमें करंट पहले इन्होंने 2 एम्पियर दौड़ाई, तो यहाँ पे हीट मान लो 2 आई, फिर करंट इन्होंने 4 दौड़ा दी, देखा कि हीट 4 नहीं आई, हीट स्क्वायर हो जा रही है। आई मीन डेटा लेके समझा दूँ मैं, 1 एम्पियर की करंट दौड़ाई तो यहाँ 1 एम्पियर की हीट आई, 1 जूल की हीट आई। फिर इन्होंने 2 एम्पियर की करंट दौड़ाई तो हीट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा क्या कि 4 जूल आ गई। इससे कंक्लूड कर लिया कि भाई H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, I² है। 3 गुना जो अगर करंट हुआ है तो हीट 3 का स्क्वायर 9 जूल हुआ। दिस काइंड ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जूल ने कलेक्ट किया, फिर वहाँ से ये इन्होंने कंक्लूड किया। एंड फॉर द केस ऑफ H एंड R, इन्होंने एक बार 2 ओम का 1 ओम का लिया मान लो तो 1 जूल हीट आई, 2 ओम का लिया तो 2 जूल आई, 3 ओम का लिया 3 जूल आई। तो इससे पता चला कि H = R² नहीं, H = R ही है, स्क्वायर वगैरह हो नहीं है यहाँ। जितने गुना रेजिस्टेंस हो रहा है उतने ही फैक्टर से, उतने ही टाइम्स, उतने ही गुना हीट भी हो रही है। एंड सेम फॉर टाइम। तो यहाँ से इसको, इसको और इसको कंबाइन किया और ऐसा लिखा इन्होंने। फिर रूल होता है प्रोपोर्शनलिटी हटाओ जो, तो इक्वल टू आता है, आ गया है, और एक कांस्टेंट जोड़ना होता है। वो कांस्टेंट रूल जो होता है 1 होता है मोस्टली, यहाँ भी 1 ही है, लेकिन ये तब जब हीट को जूल में निकालना हो। लेकिन अगर H आपको कैलोरी में चाहिए तो जो K की वैल्यू होगी दैट विल बी 1/4.2 या 0.24। इसे यहाँ पर इन्होंने रख दिया तो H इन कैलोरी का जो फॉर्मूला आया I²RT/4.2, 0.24 I²RT। वेरी इजी थीम एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। अब आगे की कहानी यहाँ पर रो की जा रही है। आपको जो आपने एक्सरसाइज की है, समय दिया जा रहा है, दिमाग में आप उसे फीड कर लें, रिवाइज कर लें। ज़्यादा जल्दी चीज़ें पढ़ा दूंगा मैं तो फिर कलेक्ट और कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी। यहीं तक रहेगा आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।